वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी वो सब बिल्कुल क्लियर करा दिया है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो फैक्टर कॉस्ट होता क्या है? फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखो, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिस पर जो मतलब रेट है जो कंपनी रखती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल हम पढ़ा देते हैं मैंने बहुत अच्छे से। मतलब जो रेट जो कंपनी रखती है वो क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट होता है। अब फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट के होता क्या है? वो मार्क प्राइस से, जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस में से हम क्या माइनस होता है? टैक्स, है ना, और सब्सिडी प्लस होती है, सब्सिडी प्लस होती है। ठीक है, यही तो होता है फैक्टर कॉस्ट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स प्लस कर दो, ठीक है, और सब्सिडी माइनस कर दो, सब्सिडी माइनस कर दो। सेम ऐसे ही जो हमने जीडीपी निकाली थी, जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो उसमें भी तो सेम यही है। अगर कहे कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में निकालो, बस यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट जीडीपी लिख दो, जीडीपी। ठीक है, इस कॉस्ट में आ जाएगा एफसी। यहाँ पे भी जीडीपी लिख दो, जीडीपी। ये एमपी, यहाँ पे भी जीडीपी लिख दो, और यहाँ पे भी जीडीपी लिख दो। यही तो होता है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है फैक्टर कॉस्ट में? या तो वो टैक्स प्लस कर देगी, है ना, तब वो मार्केट प्राइस बन जाएगा, या फिर वो सब्सिडी लगा के उसको रेट को या प्राइस को कम कर देगी। सब्सिडी लगा के रेट को कम कर देगी, या फिर टैक्स लगा के रेट को ज़्यादा कर देगी। यही तो करती है गवर्नमेंट। तो हमें वापस उसको फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए हमें मार्केट प्राइस में से टैक्स घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये ज़्यादा किया था, है ना, और सब्सिडी को हमें सब्सिडी जोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमने कम की थी। इसका उल्टा हो जाएगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यही तो होता है कि फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्स प्लस करते हैं या फिर सब्सिडी माइनस करते हैं। ठीक, तो ये हमने सब पढ़ चुके थे। हम जीडीपी, ये फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी के टाइप्स, है ना। क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर ये है कि नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते हैं? हम चालू वित्तीय वर्ष का ही तो उत्पादन रखते हैं, मतलब प्रोडक्शन, और चालू वित्तीय वर्ष का ही हम क्या रखते हैं? प्राइस रखते हैं, यानी कि मूल्य। ठीक, लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है? रियल जीडीपी में होता है आप चालू वित्तीय वर्ष का क्या रखोगे? प्रोडक्शन, लेकिन प्राइस किसका रखोगे? बेस ईयर का, मतलब कि आधार ईयर का। तो ये अभी समझ आया नहीं होगा। हम इसका पूरा एग्जाम्पल लेके बिल्कुल अच्छे समझेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिखना था ईयर, है ना, ईयर। ठीक, ईयर हो गया। दूसरा, यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइस, प्राइस पर आइटम, मतलब एक आइटम का कितना प्राइस है, यानी कि मूल्य। हिंदी में भी देखो, इंग्लिश में भी देखो, मूल्य। और दूसरी चीज़ क्या होती है? प्रोडक्शन, उत्पादन कितना हुआ, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम नॉमिनल जीडीपी, यही तुम बताना है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी। दूसरी कौन सी जीडीपी होती है? रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। ठीक, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, और ये निकले किन से? इन तीनों टर्म से निकलेगा। बात क्लियर? अब देखो कैसे निकलता है। ये तरीका है नॉमिनल जीडीपी निकालने को, रियल जीडीपी निकालने का। हमें जो पता होती है, मतलब जो रियल यही होती है। ठीक, यही होती है रियल जीडीपी। ये तो कहते हैं एक तरह से धोखा है नॉमिनल जीडीपी। तो अब आप देखो धोखा कैसे है। ईयर लिखते हैं हम, ईयर हमने कौन सा मान लेते हैं? हम ईयर मान लिया हमने, हम शुरू कर रहे हैं 2006 से, है ना, नहीं 2008 से करते हैं, चलो 2008। ठीक, 2008 है,
2009 है, 2010 है, 2011 है, ठीक है। ऐसे चलते चलते कहाँ पर आ गए हम, 2020 पर आ गए। ज़्यादा लंबा हो गया वैसे तो, 2020 पर आ गए। चलो कोई नहीं, 2020 पर आ गए हम, ठीक है। अब हमारा जो प्राइस है, मतलब कि आइटम, एक आइटम का प्राइस, अब आइटम कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे मान लिया हम क्या लेंगे, हमने ले लिया पेन, ले लिया पेन, ठीक है। वो आइटम हमारा पेन है, तो पेन के हिसाब से मूल्य होगा। एक पेन कितने का होता है, 5 का, 10 का, 20 का, मतलब रेंज कम से कम पेन होता है 5 रुपये का, 3 रुपये के भी आते हैं, जैसे 5 का मिनिमम पेन आता है। तो प्राइस मान लेते हैं हम, यहाँ पे स्टार्टिंग में था वो 3 रुपये का, 3 रुपये का भी पेन आते थे, है ना, 3 रुपये का भी पेन आता था। एक आइटम का प्राइस क्या, 3 रुपये। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 3 रुपये से यहाँ फिर हो गया वो 4 रुपये, ठीक है। यहाँ पे भी हम 4 ही मान लेते हैं, यहाँ हो गया वो 5 रुपये, ठीक। ऐसे चलते 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 2020, यहाँ 2021 और लिख लो, 2021। ऐसे चलते चलते फिर हो गया वो कितने का, 8 रुपये का, फिर हो गया वो 9 रुपये का, ठीक है। 8 रुपये का हो गया, 9 रुपये का हो गया, बात क्लियर। अब देखते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन हुआ कितना। ये तो एक पेन का रेट है, एक पेन इतने रुपए का है। 2008 में 3 रुपये का है, 2009 में वो 4 रुपये का हो गया, 2010 में भी वो 4 रुपये का ही रहा, ठीक है। 11 में 5 का हो गया, फिर 20 में 8 का हो गया। अब 2021 में 10 का कर लेते हैं ना, कम से कम 10 तक तो लेके जाए, 10 रुपये का, ठीक है। 21 में हो गया 10 रुपये का पेन। अब यहाँ पे है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुआ कितने का। जैसे 2008 में हम मान लेते हैं कि कितने का, 25 का हो गया, ठीक है। 25 पेन बने, 25 पेन बने हमारे इंडिया में। उसके बाद हम कर लेते हैं कि कितने बने वो, 24 बने, ठीक, 24 बने, फिर 20 बने, फिर 15 बने, ठीक है। ऐसे ऐसे चल के फिर क्या बने वो, 14 बने, और फिर वो 13 बने, ठीक है। ऐसे पेन बने। अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगी। नॉमिनल जीडीपी बताती किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए बताती है, ठीक है। अब खुद सोचो जीडीपी क्या होगी, मतलब कि एक साल में कितने रुपए का या कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, यही तो जीडीपी होती है। जैसे मैं कहूँ कि हमारे देश में इतने का प्रोडक्शन हो गया, मतलब इतनी 25 चीज़ बनी, तो हम जीडीपी कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे कि एक चीज़ कितने की थी, भाई 25 टोटल है और एक 3 रुपये की है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तभी तो जीडीपी का पता चलेगा कि टोटल कितने रुपए हो गए, है ना। जीडीपी क्या बताती है, प्रोडक्शन की वैल्यू, कितने रुपए का प्रोडक्शन हो गया। सेल को नहीं बताती वो बिके या नहीं बिके, किसको बताएगी, प्रोडक्शन की वैल्यू को। तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होगी इस साल के, लिखेंगे हम, नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी हमारी, 3 गुना 25 कितनी होगी, 75, ठीक। ये क्या होगी, 4 गुना 24 कितना होगा, 96। ये कितना होगी, 4 गुना 20 80, है ना। 4 गुना 20 कितना हो गया, 80, 4 दिन 8, ठीक है। फिर क्या हो गया, 5 गुना 15, 5 गुना 15 कितना हो गया, 75। फिर हो गया 8 गुना 14 कितना होता है, 112 होता है शायद, हाँ 112। फिर हो गया 10 गुना 13 कितना हो गया, 130, ठीक। कितना हो गया, 130 हो गया। अगर हम थोड़ा सा ना आपको समझाने के लिए और इजी करने के लिए थोड़ा सा डाटा चेंज कर लेते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं इसको करूँ, ये मैंने ज़्यादा कम कर लिया, 20 से 15 ज़्यादा कम कर लिया, इसको मैं कर देती हूँ 19 कर लेते हैं, इसको 19 है, 19 यहाँ पे भी हो जाएगा, 19 यहाँ पे भी 19, कितना हो जाएगा फिर ये, $95 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ठीक है ना, अब ठीक है। और यहाँ पे भी ज़्यादा कम हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा और डाटा चेंज करते हैं। ये बस आपके समझने के लिए थोड़ा डाटा चेंज करिए, वरना कुछ भी हो सकता है भाई, ये कोई हमारी
कोई वो थोड़ी ना है कि इतना ही होगा, ये तो एक एग्जाम्पल है ना, लेकिन समझ लेंगे थोड़ा डाटा में चेंज कर रही हूँ। जैसे ये कितना हो गया 23 दिया, तो 23 की तो टेबल भी याद ना, यहाँ पे क्या करेंगे 30 है 69 कितना हो गया 4 गुना 23, 23 चौक का, ठीक है अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब आप देखो तो हमारी नॉमिनल जीडीपी हमने क्या निकाली, हमने ये जो है हमारी वैल्यू प्रोडक्शन की, उत्पादन हमारा कितना हुआ उससे हमने प्राइस को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि नॉमिनल जीडीपी वो होती है, हम उसमें चालू वित्तीय वर्ष का ही तो उत्पादन रखते हैं और चालू वित्तीय वर्ष का ही क्या रखते हैं, हम आइटम का मूल्य रखते हैं, किसी भी वस्तु का मूल्य रखते हैं, ठीक है। मतलब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसी में ही तो करी, तो एक साल की तो हो गई है, तो उस साल की 2008 की जीडीपी कितनी 75, ठीक। 2009 की जीडीपी 96, 2010 की जीडीपी 92, ऐसा करके करके हमारी 130 पर आ गई, कितनी आ गई 130 आ गई जीडीपी। तो आप ये देख रहे होंगे कि जीडीपी हमारी कंटिन्यू बढ़ रही है ना, कहीं 75 थी फिर 96, यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी लेकिन 95 हो गया, फिर 112, फिर 130, कंटिन्यू बढ़ रही है। मेरे समझाने का मोटिव यही था, इसी वजह से मैंने आप थोड़ा सा डाटा चेंज किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम हो गई थी, लेकिन तब भी आप ओवरऑल देखें तब भी बढ़ी तो रही थी भाई, 2 बार कम होगी लेकिन आगे तो बढ़ गई। तो ये हमें क्या बता रहा है, हमें दिख रहा है कि जीडीपी तो हमारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में जीडीपी बढ़ रही है? भाई देखो जीडीपी कहाँ बढ़ रही है, हमारी तो महंगाई बढ़ रही है। जीडीपी कहाँ बढ़ी, जीडीपी बताती किसको है, बताती है प्रोडक्शन को। तो प्रोडक्शन कहाँ बढ़ रहा है, 25, 24, 23, 19, 14, 13, कम होता जा रहा है प्रोडक्शन तो। और जीडीपी किसको बताती है, हमारी प्रोडक्शन को ही तो बताती है। प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन जीडीपी दिखा रहा है कि हमारी बढ़ रही है। तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है देखो। तो ये होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हम कह सकते हैं एक तरह से धोखा है, ये कोई एक्चुअल जीडीपी होती ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि आपने जो मल्टीप्लाई की है उसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा थी, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है ये 25 मैं इधर कर दूँ, 3 में इधर कर दूँ, तब भी तो 75 ही आएगा, है ना, तब भी तो 75 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई हमें ये पता चलता है कि कौन सी वैल्यू किधर रखी हमने, इस वजह से इसके फाइनल रिजल्ट तो देखा जाता है। तो नॉमिनल सॉरी, इस वजह से नॉमिनल जीडीपी हम काउंट नहीं करते, ठीक है, करते तो है लेकिन एक्चुअल में यही होते रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी देखो क्या होता है, यही समझने की बात है। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, इसमें चालू वित्तीय वर्ष का तो क्या रखते हैं हम, उत्पादन। चालू वित्तीय वर्ष का क्या रखेंगे हम, उत्पादन। लेकिन हम जो आइटम का प्राइस रखते हैं, जो मूल्य रखते हैं, वो रखते हैं हम बेस ईयर का। बेस ईयर मतलब कि आधार मूल्य, आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष या फिर बेस ईयर का हम क्या रखते हैं, आइटम का प्राइस रखते हैं, समझ गए। अब आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष हम उसे मान लेते हैं जिस साल में प्रोडक्शन ना तो बहुत ज़्यादा हुआ हो, है ना, डेवलपमेंट या प्रोडक्शन ना तो बहुत ज़्यादा हुआ हो और ना ही बहुत कम हुआ हो। प्रोडक्शन ना तो बहुत ज़्यादा हुआ हो और ना ही बहुत कम हुआ हो, उसको क्या मान लेते हैं हम, बेस ईयर मान लेते हैं, मतलब आधार वर्ष मान लेते हैं, ठीक। अब आधार वर्ष हमारा अब क्या है, हमारा 2011 है, जब जीडीपी हमारी काउंट की जाती है ना, ये रियल जीडीपी 2011 हमारा आधार वर्ष। तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, 5 रुपये था। तब देखो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे भी 5, सब जगह 5 5 कर देंगे, यहाँ भी 5, ठीक है, कितने 4, 5 5 5, क्यों, क्योंकि हम इसमें जो मूल्य रखेंगे हम आधार वर्ष का रखेंगे, और आधार वर्ष में मतलब बेस ईयर में मूल्य कितना हमारा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उत्पादन किसका रखेंगे हम, उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष का। अब चालू वित्तीय वर्ष का उत्पादन कितना है, 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है 24 है, 24 से मल्टीप्लाई, फिर 23 है, 23 से मल्टीप्लाई, फिर 19 है, ऐसे ऐसे होके फिर यहाँ पे भी 5 का कितना हो गया 14, इसके बाद है 13, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 1 to 5 125, है ना, ये कितना हो जाएगा 120 है, 120, ये हो जाएगा 115, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 14 पंजे 70, 13 पंजे 65, ठीक है।
ये हो गया। तो ये है हमारी रियल जीडीपी। अब देखो कितना फर्क आ गया, यहाँ पे कितना था 130 और कहाँ पहुँच गए हम 65 पे पहुँच गए। तो एक्चुअल में ये होती है जीडीपी, रियल जीडीपी है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? वास्तविक जीडीपी, है ना, वास्तविक जीडीपी। और इसको बोलते हैं सांकेतिक जीडीपी, सांकेतिक और वास्तविक। तो अब पता चला कि वास्तविकता रियलिटी है क्या, रियलिटी में कहाँ जा रही है जीडीपी हमारी, कम हो रही है। तो इसको हम जो बताते हैं कि कहते नहीं कि जीडीपी 5% बढ़ गई, जीडीपी 7, अब फिलहाल में 7% ज़्यादा है। तो ज़्यादा किससे है, कंपैरिजन कर किससे रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं हम बेस ईयर से, 2011 से। 2011 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग 2011 में हमारी 95 थी, हमारे इस एग्जाम्पल के हिसाब से 2011 में 95 थी। और लास्ट वाले हमने कौन सा लिया, 2021। 2021 में 65 होगी, तो फिर तो जीडीपी कम हो गई, एक्चुअल में जीडीपी कम हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे बड़ा मतलब ज़्यादा दिखा रहे थे। तो रियल जीडीपी ये होती है। सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रियल जीडीपी में हम चालू वित्तीय वर्ष का तो उत्पादन लेते हैं और बेस ईयर मतलब कि आधार वर्ष का मूल्य लेते हैं। उन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा, रियल जीडीपी निकलेगी। नॉमिनल जीडीपी में दोनों चीज़ें हम चालू वित्तीय वर्ष की रखते हैं। यह है मेन कॉन्सेप्ट, समझ गया। अब हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली, रियल जीडीपी निकाल ली हमने और नॉमिनल जीडीपी भी निकाल ली। अब आप देख रहे होंगे कि जो 2011 में है, 2011 में यहाँ पे भी 95 आया, ठीक है, और यहाँ पे भी 95 आया, मतलब बराबर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर होती हैं। तो कब होती हैं, आधार वर्ष में। कब होती हैं, बेस वर्ष में, बेस ईयर में। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कब होंगी बराबर, आधार वर्ष में, है ना, आधार वर्ष, बेस ईयर। आधार वर्ष में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे और यहाँ पे भी तो 5 चलेगा ही, यहाँ तो सब में 5 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो बराबर आएंगी। तो आधार वर्ष में नॉमिनल जीडीपी और ये रियल जीडीपी दोनों बराबर होती हैं, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम आधार वर्ष हमने 2011 को क्यों माना। तो मैंने आपको बताया था कि 2011 को हमने इसलिए माना, मतलब उस साल को ही हम आधार वर्ष मानते हैं जिसमें हमारा डेवलपमेंट ना तो बहुत ज़्यादा हुआ हो और ना ही बहुत कम हुआ, मतलब एवरेज रहा हो। अब ऐसे क्यों करेंगे, एवरेज रहा हो, ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे इसलिए करते हैं। देखो जैसे अगर हम मान लेते हैं, देखो अगर हमने 2010 है ना, और एक है 2009 में हमारी जो जीडीपी थी बहुत बहुत डाउन थी, हम कह सकते हैं कि अगर 10 थी, है ना, और 2010 में होगी हमारी 18, है ना, 2010 में होगी हमारी 18। अब 2023 चल रहा है, तो अगर हम 2009 को मानेंगे, 2009 को हम बेस ईयर मानेंगे, तो अब हमारी जीडीपी है मान लिया 25 है, नहीं 20 मानते हैं, ठीक है। अब क्या है 20 है, 2023 में जीडीपी कितनी हमारी 20 है ना। अगर हम आधार ईयर, बेस ईयर किसको मानते हैं हम, 10 को, मतलब 2009 को मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सोचो कितना डेवलपमेंट दिख रहा है, बिल्कुल डबल का, है ना, बिल्कुल डबल, क्या मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल डबल हो गया। लेकिन अगर हम मानते हैं 2010 को बेस ईयर, क्योंकि ये एवरेज ईयर है, ये तो इसमें ना तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, तब हमें दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारा सिर्फ 2 ही बढ़ा है, ठीक है। तो इस वजह से एक तो रीज़न ये भी है कि जिससे हमारे ना एक्चुअल हमें पता चलता रहे, ज़्यादा कम को मानेंगे हम तो हमें ज़्यादा वो दिखाई देगा। और दूसरा होता है कि एक विपक्ष और पक्ष, 2 पार्टी होती हैं। पक्ष क्या चाहेगा, पक्ष चाहेगा जो हमारी मतलब सरकार में है, जिनकी सरकार है, वो चाहेगा कि हम बेस ईयर उसको लें जिसकी जीडीपी, जिस वर्ष की जीडीपी बहुत कम हो, डेवलपमेंट बहुत कम हो। क्यों, क्योंकि उनकी सरकार चलेगी, वो थोड़ा सा भी डेवलपमेंट करेंगे तो वो दिखाई देगा, है ना। अगर हम वो क्या चाहेंगे, विपक्ष क्या चाहेगी कि वो 2009 को माने, विपक्ष क्या चाहेगी कि 2009 को माने, नहीं, हाँ 2009 को माने, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब थोड़ा सा भी डेवलपमेंट करेंगे तो इससे तो ऊपर चला ही जाएगा, मतलब दिखेगा जनता को कि भाई चलो हमारी सरकार कुछ कर रही है, हमारी बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन पक्ष क्या चाहेगा, सॉरी विपक्ष क्या चाहेगी, तो पक्ष की बात हो गई, है ना, ये किसकी बात होगी, पक्ष की। और जो विपक्ष होगा, विपक्ष क्या चाहेगा कि जिस वर्ष डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ हो, आप उस वर्ष को मानो, उस वर्ष को आधार वर्ष मानो। क्यों, क्योंकि वो अगर उसमें डेवलपमेंट दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बेस ईयर से तो काउंट करते हैं, बात आई ना समझ में। इस वजह से क्या करते हैं, इन दोनों का बीच की ले लेते हैं, बीच वाला क्या ले लेते हैं हम, एवरेज,
ये परेशानी ना हो तो इस वजह से एवरेज ले लेते हैं, ना तो हम इधर की मानते हैं ना ही हम इधर की मानते हैं। ठीक, एवरेज ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं। और दूसरा, इसकी ना कोई वो नहीं है सीमा कि आपको कितने साल में चेंज करना है या फिर कोई संवैधानिक मान्यता, संविधान में इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। तो लगभग 7-8 साल के अंदर बेस ईयर चेंज हो जाता है। फिलहाल 2011 है, 2011 के हिसाब से 7% GDP हमारी इंक्रीजमेंट है। ठीक, तो बात क्लियर ये वाली। अब देखो, अब ये तो हो गया हमारा, हमने क्या निकाला था अभी, नॉमिनल GDP और रियल GDP। नॉमिनल GDP रियल GDP हमारी पता चल गई। अब इसमें क्या होता है, एक होता है GDP डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर उसे कहते हैं हम GDP डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर, इसको बोलते हैं हम GDP अपस्फीतीकरण, अपस्फीतीकरण, GDP अपस्फीतीकरण। इंग्लिश में ठीक है भैया, डिफ्लेटर याद कर लो। ठीक है, GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये पर ईयर निकाल सकते हैं हम, हर साल का GDP डिफ्लेटर निकाल सकते हैं। एक तरह से ना कंपैरिजन होता है नॉमिनल GDP और उसका। इससे हम रेशो भी निकाल सकते हैं, नॉमिनल GDP और रियल GDP में क्या रेशो है ना, कितनी नॉमिनल GDP थी, कितनी रियल GDP है, कितना % उसमें इंक्रीजमेंट है। इस तरह से हम इसका डिफ्लेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन CGL में आया था, ऐसे आपको चार्ट बना के दे देंगे, ऐसे आपको चार्ट बना के दे दिया, उसमें बता दी नॉमिनल GDP इतनी इस साल की, रियल GDP इतनी, और बोल दिया कि GDP डिफ्लेटर निकालो। अब जिसको पता ही नहीं GDP डिफ्लेटर होता क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकलेगा, वो तो छोड़ कर आ जाएगा। तो होता ये ऐसी है, जैसे हमें GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल GDP है ना, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, यही तो होता है, इंटू 100। अब इस हिसाब से हम किसी की भी कोई से भी ईयर का निकाल लो, है ना, किसी भी ईयर का निकाल लो। हम कह सकते हैं जो आसानी से कट जाए उसको निकाल लेते हैं है ना, ये देख लेते हैं। नॉमिनल GDP कितनी, 130, 130 अपॉन 65 इंटू 100। ठीक, तो कितना आ जाएगा 10, ये आ गया 5। ठीक, तो 5 से ये 2 टाइम्स, ये कितना आ गया 200 हो गया। ठीक है, तो GDP डिफ्लेटर कितना हमारा 200 समझ गए। तो ये होता है GDP डिफ्लेटर। अब एक होता है हमारा PPP, एक होता है PPP का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी को बोलते हैं हम। परचेजिंग मतलब कुछ चीज़ खरीदना, है ना, परचेज करना कहते हैं ना, कितने परचेज कर लिया, तो परचेज का मतलब खरीदना, मतलब कि क्रय, है ना। पावर शक्ति, पैरिटी मतलब सामर्थ्य, हिंदी में ये बोलते हैं क्रय शक्ति सामर्थ्य, शॉर्ट फॉर्म PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी ये होता है, ये कह सकते हैं हम किसी के, 2 लोगों के या फिर 2 कंट्री के, है ना, एक लाइफ स्टाइल में कंपैरिजन होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लिया किसी ने एक रिक्शा वाले को 200 रुपये दिए कि आप इसमें ना अपना खाना खा के आ जाओ। रिक्शे वाले को 200 रुपये दिए, वो क्या खाना खा के आ जाओ, तो रिक्शे वाला जाएगा आराम से 200 रुपये में बहुत बढ़िया खा जाएगा। ठीक है, और वही हम 200 रुपये दे दें किसी अंबानी अंडानी को, तो वो क्या करेंगे, वो क्या 200 रुपये में खाना खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनकी क्या है, उनकी परचेजिंग पावर है ही नहीं। परचेजिंग पावर पैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है ना, उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो 200 रुपये में काम नहीं चला सकते। और वैसे ही हमारे जो रिक्शा वाला था, तो 200 रुपये भैया एकदम बेहतरीन तरीके से खाना खा लेगा पूरा पेट भर के मज़े में। तो ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें हम 2 कंट्रीज़ का हम क्या करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं हर चीज़ को लेके। जैसे हम क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो कि चाय का एग्जांपल ले लेते हैं ना। चाय हमारे यहाँ पे कितने की मिल जाएगी, 10 रुपये की, है ना, 10 रुपये की चाय मिल जाती है इंडिया में। तो इंडिया का जो, अगर हमें इंडिया का ही तो कंपैरिजन करना है,
और ये हर प्रोडक्ट के ऊपर होता है कंपैरिजन, हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो इंडिया की चाय कितने की मिल जाएगी हमें? 10 रुपये की। इंडिया की चाय 10 रुपये की मिल गई। अब अगर वही चीज़ हम पहुंच जाएं कोई यूरोपियन कंट्री में, है ना, यूरोपियन कंट्री पहुँचे, मान लिया हम स्वीडन पहुँच गए। अब स्वीडन में क्या वो 10 रुपये की मिलेगी चाय? नहीं, स्वीडन में मिलेगी वो कम से कम 180 की, है ना, स्टार्टिंग 180 रुपये की। तो अगर हम, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है जिस कंट्री के प्रोडक्ट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो तो लिखेंगे ऊपर और अपनी कंट्री का लिखेंगे नीचे। यहाँ क्या था? स्वीडन है, हमने ऊपर किसको लिया था? स्वीडन को। नीचे लिखेंगे हम इंडिया को, ठीक है, इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। तो इससे हमें पता चला कि जो स्वीडन की है, स्वीडन की जो पीपीपी है वो इंडिया से 18 गुना है। स्वीडन की पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया से 18 गुना है, इंडिया से 18 गुना है। बात समझ आ गई? वैसे ही एग्जाम्पल दूसरा, जैसे हम अब ये हमने किस पे निकाला? चाय पे। वैसे ही हर चीज़ पे निकलता है, कपड़ों पे, जूतों पे, हर चीज़ का। इसके लिए इंडिया में एक अलग ही टीम है जो इस पर वर्क करती है, जो पीपीपी निकालती है। अब जैसे हमने ये निकाला कि स्वीडन की पीपीपी, ये मुझे नहीं पता है वो कितनी होगी, ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, एक्चुअल में मुझे नहीं पता ये कितनी होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अमेरिका की 17 गुना है ना, अमेरिका का पता, अमेरिका की 17 गुना। वही एग्जाम्पल मान लिया अमेरिका में चाय 170 की है, इंडिया में कितनी है? 10 रुपये की। इधर है यूएस से, यहाँ पे इंडिया, इंडिया कितना आ जाएगा? 17। तो अमेरिका की पीपीपी क्या है? इंडिया से 17 गुना है। ये क्लियर है, इंडिया की 17 गुना है, अमेरिका की 17 गुना है इंडिया से, ठीक है। अब ये निकालते क्यों हैं? क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसा कंपैरिजन करने की? ये इसलिए निकालते हैं, जैसे हमारे इंडिया के लोग अगर वहाँ जॉब करने जाएंगे, हमारे इंडिया के लोग अगर उस कंट्री में जॉब करने जाएंगे तो उन्हें जो सैलरी दी जाएगी वो पीपीपी को देख के दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी पीपीपी को देख के। अब बात ये भी आती है कि हम निकालते तो इनको अलग अलग चीज़ों पे हैं, तो कौन सी चीज़ की पीपीपी देखेंगे वो? तो एक तो हो गया मतलब हर चीज़ पर निकालना अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे चाय पे निकाला, ठीक है, एक तो हो गया अलग निकालना, चाय पे निकाल लिया हमने, किसी भी चीज़ पे निकाल सकते हैं, लेकिन एक एवरेज भी तो होता है। तो ये एवरेज ही है, ये जो यूएसए की है, यूएसए की पीपीपी इंडिया से 17 गुना है, ये एवरेज है, ये एवरेज है, ठीक है ना, 17 गुना है। तो उनको सैलरी भी 17 गुना कम दी जाएगी, उनको सैलरी इंडिया वालों को अमेरिका में जॉब करेंगे तो 17 गुना कम दी जाएगी। जैसे अगर इंडिया के लोग, है ना, दुबई में सोचो, दुबई में कितने लोग हैं, यहाँ के अरब में कितने लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो ये समझ लो कि वहाँ जितने भी वर्कर हैं दुबई में मैक्सिमम वहाँ पे इंडियन ही है ना। वैसे ही अदर कंट्री में भी जाने लगे हैं बहुत, तो वो क्या करते हैं? पीपीपी देख कर देते हैं, मतलब एवरेज पीपीपी देख कर। अगर किसी बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए है इंडिया में, इंडिया में 1 लाख रुपए, अब वो चला जाए कहाँ पे? अपने मतलब अमेरिका चला गया वो। अब अमेरिका वाले क्या करेंगे? उसको $1 लाख ही देंगे, वो 17 नहीं देंगे, क्योंकि इनके 17 गुना है। वहीं पर अगर वो कोई अमेरिकन उसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसको कितना देंगे? उसको 17 लाख देंगे, है ना। इंडिया वालों को 1 लाख और उसको अब अपने वाले को कितने देंगे? वो 17 लाख। बात समझ आ गई? अपने वालों को कितना देंगे? वो 17 लाख देंगे और इंडिया वाले को देंगे वो 1 लाख। तो ये होती है पीपीपी, मतलब एक लाइफ स्टाइल में ना कंपैरिजन होता है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी आपको समझ आ गया क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी एक हर चीज़ का कंपैरिजन होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा अमेरिका का, ये हमने निकाला था स्वीडन का। अमेरिका का यही होता है, 17 गुना ज़्यादा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगली क्लास हम कल करेंगे इसको, मैं और फिर से दोबारा से क्लियर करा दूंगी, ठीक। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।